आदाब, नमस्कार। आज मैं थोड़ा सा उदास भी हूँ। मैं हर साल होता हूँ क्योंकि एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त की बरसी है आज। ये दोस्त मेरे एडवर्टाइजिंग करियर के सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। मैंने अपना 50 साल का ज़माना एडवर्टाइजिंग में बिताया है। 1970 में जब मैं 21 साल का था तब मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की थी। 2020 में 50 साल पूरे हो गए। आज जो मैं वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं, इसने मुझे कहीं समझा दिया कि जिस्म और रूह सचमुच इस दुनिया में है, हकीकत है, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि मैं वो वाक़या सुनाऊं जिसकी वजह से मुझे रूह और जिस्म, शरीर और आत्मा पर विश्वास हुआ, उससे पहले मैं आपको कुछ किस्से बताना चाहता हूं मेरे अपने इस दोस्त के साथ। एक बात, जो लोग मेरा चैनल देखते रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, वो ये भी जानते हैं, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मेरी तालीम उर्दू मीडियम में हुई है और मुझे अचानक 1970 में एडवर्टाइजिंग में आना पड़ा, जहां सारा कामकाज उस समय पूरी तरह अंग्रेजी में ही हुआ करता था। और मेरी अंग्रेजी उस समय माशाअल्लाह ही थी। इस कदर बुरी थी कि मैं समझता था उस वक्त कि ग्रेटफुल की स्पेलिंग GREATFULL है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि मेरी अंग्रेजी कितनी माशाअल्लाह थी। खैर, अपना करियर मैंने हिंदी कॉपीराइटर के तौर पर शुरू किया था, फिर रेडियो प्रोडक्शंस भी करने लगे, फिर मीडिया डिपार्टमेंट में भेज दिए गए, तो मीडिया भी सीखा, सर्विसिंग भी कराई गई हमसे, तो वो हुनर भी आ गया। सीखने का शौक था, इसलिए उन दिनों प्रिंट प्रोडक्शन में बहुत काम हुआ करता था, तो प्रिंट प्रोडक्शन के साथ दोस्ती करके अखबारों में, प्रेसेस में घूम फिर कर वो भी सीख लिया, समझ लिया। फिल्म प्रोडक्शन में भी दोस्ती की, सीख लिया। साथ साथ अंग्रेजी पढ़ने, अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार जारी रखी। लेकिन हुआ ये कि उर्दू मीडियम में पढ़ा होने की वजह से एक एहसास कमतरी जो आज भी लोगों को होता है कि मेरी अंग्रेज़ी शायद सही नहीं होगी,
मुझे पीछे की तरफ खींचती रही हमेशा। खैर, मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ 7 साल काम करने के बाद मुझे एक दूसरी जगह 100% इंक्रीमेंट के साथ एक नई नौकरी मिली। ये छोटी सी एजेंसी थी जो एक बैंक की एडवर्टाइजिंग हैंडल किया करती थी, और उसी बैंक की बिल्डिंग में, हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग में, उसका दफ्तर भी था। चूँकि छोटी एजेंसी थी इसलिए वहाँ पर कंसल्टेंट भी आया करते थे। तो वहाँ मैं उस वक्त के बहुत मशहूर मारूफ लिंडास एडवर्टाइजिंग के मीडिया डायरेक्टर, जो उस वक्त तक लिंडा से रिटायर हो चुके थे, अरशद फारूकी, से भी मिला। और वहीं मेरी मुलाकात इस शख्स से हुई जो हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स HTA, जो आजकल JWT कहलाती है, और ONM, ओगिलवी एंड मेदर, इन दो एजेंसियों के बीच में हमेशा कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ काम करता रहा। वो बतौर कॉपी कंसल्टेंट इस एजेंसी में आया करने लगा। मेरी उनकी दोस्ती भी हुई, हालांकि वो मुझसे उम्र में तकरीबन 14 साल बड़े थे, लेकिन वो जो 14 साल का उनको एडवांटेज था, उसकी वजह से वो अपना बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके थे एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में। और मेरे लिए तो स्टार थे भाई, बात करते हुए भी डर लगता था। यूर इन ऑ। उनका नाम था लैरी ग्रांट। आज लैरी की 18वीं बरसी है। फिर मेरी लैरी की दोस्ती हो गई। लैरी ने कहा, यहाँ क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो तो तुम्हें बहुत दूर तक पहुंचा ले जा सकता है। तो उन्हीं के मशवरे पर मैंने रेडियस एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की थी, जहाँ पर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक अलग कहानी है, वो फिर कभी। तो 1970 से वक्त गुजरता गया और हम 1984 में पहुंचे। 1984 में एडवर्टाइजिंग में टैलेंट की बेहद कमी थी, खास तौर से कॉपी राइटिंग के एरिया में। तो RK स्वामी साहब, जो उस वक्त एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनकी राय और उनके सजेशन पर लैरी ने 3 Years of I के लिए कॉपी राइटिंग वर्कशॉप्स शुरू करने का फैसला किया। वजह टैलेंट, नया टैलेंट ढूंढने के सिवा और कुछ नहीं थी। जो उसका मॉड्यूल था कि हम एक वक्त में सिर्फ 8 लोग ही लेंगे, वहाँ पर एडमिशन मिलना आसान नहीं होगा। जो 8 चुने जाएंगे उनमें से अगर 2 भी एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में आ जाएं तो हम समझेंगे हम लोग कामयाब रहे। ऐसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने शुरू किया था। लैरी ने मुझे भी अपने साथ ले लिया था उसमें। लैरी जान रहे थे
कि मैं हिंदी कॉपी राइटर हूँ। तो उन्होंने कहा ये जो मेरी वर्कशॉप है, तो जो मॉड्यूल हमने बनाया है इसमें कुल 12 सेशन होंगे। इन 12 सेशंस में मतलब 3 महीने की वर्कशॉप होगी, हर हफ्ते एक सेशन हुआ करेगा। उसके बाद पार्टिसिपेंट को बहुत सा काम दिया जाएगा। तो 12 सेशंस में उन्होंने कहा 3 सेशंस तुम क्यों नहीं लेते, तुमको सिखाना चाहिए। जो अंग्रेज़ी कॉपी राइटर्स आते हैं, जो हकीकत से काफ़ी दूर होते हैं अक्सर, कि जो हिंदुस्तानी माहौल है वो कैसा है। आप जब हिंदुस्तानी और भारतीय लोगों के लिए लिखते हैं, जहाँ एक नहीं कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। जिसमें एक समस्या जो हमको बाद में आई थी और जो हमने लोगों को समझाने की कोशिश भी की थी पढ़ाते हुए, खैर वो किस्सा फिर कभी, वरना बात लंबी हो जाएगी। तो वो मैं करता रहा उनके साथ कुछ 3-4 वर्कशॉप तक। 5वीं वर्कशॉप में उन्होंने मुझसे कहा कि अब क्या करके ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा अच्छे लोग आ रहे हैं, तो अब हमें एक वर्कशॉप के बजाय 2 वर्कशॉप शुरू करनी होंगी। तो मैं तो अंग्रेज़ी लेता ही हूँ, अब एक पूरी अंग्रेज़ी वर्कशॉप तुम भी लेना शुरू कर दो। मैंने कहा यार अजीब क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो अंग्रेज़ी बराबर से आती नहीं, मुझे अंग्रेज़ी में तो हंसेंगे लोग। उन्होंने कहा नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, और अगर मुझे कहीं लगा कि तुम गड़बड़ कर रहे हो, लोग तुम पर हंस सकते हैं, तो मैं धीरे से कमांड तुमसे ले लूँगा। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, अब साथ रहेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये वर्कशॉप शुरू हुई, मैंने बोलना शुरू किया, लैरी मेरे लेफ्ट पे बैठे रहे। मैं 10 मिनट तक बोलता रहा, समझाता रहा, स्लाइड्स दिखाता रहा, प्रेजेंट करता रहा स्टूडेंट्स को। 10 मिनट बाद लैरी ने कहा कि मैं ज़रा हाजिर होता हूँ 2 मिनट में। मतलब अंग्रेज़ी में कहा कि आई शैल बी बैक। तो आई कुंट आस्क एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कि कहाँ जा रहे हो। मैंने मान लिया कि चलिए हो सकता है, जिसको हम लोग उन ज़माने में राउंड द कॉर्नर कहा करते थे, आजकल तो खैर खाने की जगह है जस्ट राउंड द कॉर्नर, को टॉयलेट कहा करते थे। टॉयलेट को हम लोग कहा करते थे कि हम जस्ट गोइंग टू जस्ट राउंड द कॉर्नर। मैं बोलता रहा, पढ़ाता रहा, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, 25 मिनट गुजर गए। अब 1.5 घंटे की क्लास खत्म हो गई, लैरी नहीं आया। मैं बाहर निकला जब क्लास खत्म हो गई तो, और जो हमारे असिस्टेंट हुआ करते थे, जो वर्कशॉप के लिए हमारे साथ बैठा करते थे, क्योंकि हमारे जाने के बाद बंद ऑफिस को ताला वाला लगाना उन्हीं का काम हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा भाई लैरी कहाँ है, वो तो चले गए। तब मेरी समझ में आया कि ये आदमी मुझे पानी में ढकेल कर चला गया कि बेटा या तो तैरना सीखो, क्या डूब जाओ, तीसरा कोई रास्ता है नहीं। उसी लहर की मैं बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम दोनों में काफ़ी दोस्ती हो गई। दोस्ती ऐसी कि दोनों एक दूसरे की इज्जत भी करते थे और हम दोस्त भी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अपनी दोस्ती के ज़माने में लैरी ने मुझे एक नंबर दिया था। हमारी दोस्ती लगभग मान लीजिए 77 से 2002 तक, 23, 24, 25 ईयर्स
23-24 साल 25 साल की रही। 2002 में यही 5 मई की दोपहर थी, तब मुझे एक फ़ोन आया। वो भी एक अच्छे दोस्त जनाब रमेश टेकवानी का। रमेश टेकवानी ने कहा, जमील कुछ पता है लारी कहाँ है? क्योंकि ना तो घर का फ़ोन कोई उठा रहा है, ना दफ्तर का फ़ोन कोई उठा रहा है, ना ही उनके पूना के दफ्तर का फ़ोन कोई उठा रहा है। उन्होंने पूना में भी अपना एक दफ्तर खोल लिया था, और ना ही पूना के घर का नंबर कोई उठा रहा है। और हम लोग लगातार पिछले 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं, और इन सभी नंबरों पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो मैंने रमेश से कहा, नहीं मुझे नहीं मालूम है, बिकॉज 1.5-2 महीने से मेरी कोई बात हुई नहीं है लारी से, क्योंकि वो पूना में है। उन दिनों मोबाइल का इतना जोर नहीं था, और लारी ने मोबाइल कभी खरीदा ही नहीं। तो जब मैंने फ़ोन का रिसीवर रख दिया तो मुझे याद आया कि दोस्ती के शुरू में ही लारी ने मुझे एक नंबर दिया था, और कहा था जब मैं तुमको कहीं नहीं मिलूं किसी भी नंबर पर, तभी, सिर्फ तभी इस नंबर पर फ़ोन करना। मैंने अपनी डायरी निकाली, वो नंबर ढूंढा, वो नंबर डायल किया, घंटी बजी, किसी ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, मैं स्पीक टू लारी। मुझे जवाब आया, हु स्पीकिंग? आई सेड, माय नेम इज जमील गुलरेज। She said, oh, he had told me not to let anybody else know except you. So I'm telling you this. He has been suffering from brain tumor. का मतलब ये है कि जब फ़ोन की घंटी बजी, मैंने लारी का नाम कहा, तो वहाँ उनसे जो लेडी ने फ़ोन उठाया था, उन्होंने मुझसे कहा कि लारी ने मुझसे कह रखा था कि सिवाय जमील के और किसी को मत बताना कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि लारी पिछले 1.5-2 महीने से ब्रेन ट्यूमर से परेशान थे, अलग अलग अस्पतालों में थे। अब वो कोमा में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो यहाँ पलंग पर पड़े हुए हैं, सांस चल रही है और कोई होश नहीं है, शरीर हिलता नहीं है, किसी बात का जवाब देते नहीं है, लेकिन जान निकली नहीं है अभी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तुरंत दौड़ा। उन दिनों दादर से टैक्सियाँ चला करती थी महिम के लिए, पूना के लिए। टैक्सी पकड़ी, पूना पहुंचा, उस पते पर पहुंचा। देखा पलंग पर लारी पड़े, आंखें खुली हैं, हरकत कोई नहीं है। मैंने उनको छुआ और कहा, लारी, I'm here. Now don't worry. I've come. और मैं वहाँ सोफे पर बैठ गया और देखता रहा उनको।
थोड़ी देर बाद मैं फ्लैट से बाहर गया, किसी काम से लौट कर आया, तब उस लेडी ने बताया कि रूह इनके जिस्म से निकलकर परवाज कर गई, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। वो शायद तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहे थे। आंखों में पानी भरा है और आज भी हमेशा भर आते। लारी, I'll never forget you.